हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 सीबीएसई केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है। आई होप आप सभी का पेपर बहुत बहुत अच्छा रहा होगा। आज मेरे पास सीबीएसई केमिस्ट्री क्लास 12 का सेट 2 है और इसी को आज हम सॉल्व करेंगे। इसका जो सेक्शन ए और बी है उसके क्या करेक्ट आंसर्स होने चाहिए, आप क्या आंसर लिख कर आए हैं, वो कितने करेक्ट हैं, तो फटाफट चेक कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा केमिस्ट्री सेट 2 सीबीएसई क्लास 12 पेपर। तो देखिए इसमें जो सेक्शन ए है दैट इज़ फॉर 1 मार्क क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चंस रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे सेट में है, सेट 2 में है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स कैन शो लिंकेज आइसोमेरिज्म इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ NO2। NO2 माइनस लिगैंड जो है इट विल शो लिंकेज आइसोमेरिज्म, क्योंकि इसके पास 2 डोनर एटम्स हैं और इसके कारण ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज NO2 माइनस। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है ऑन एडिंग AgNO3 solution to 1 mole of complex NiCl2.4NH3, 2 moles of AgCl are formed. The secondary valency of Ni in the complex will be. करेक्ट आंसर इज 4। एक्चुअली क्या है, कैसे फाइंड करेंगे आप, देखिए ये जो दो Cl हैं दीज आर प्रेजेंट एज काउंटर आयन, और ये काउंटर आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो ही 2 मोल्स ऑफ AgCl आपको मिलेगा। मतलब लिगैंड्स के फॉर्म में कौन प्रेजेंट है, ये चारों जो NH3 हैं दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिगैंड, और जो लिगैंड जितने लिगैंड प्रेजेंट होते हैं, मोनोडेंटेड लिगैंड्स जो प्रेजेंट होते हैं वही उसकी सेकेंडरी वैलेंसी के बराबर होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर 4 मोनोडेंटेड लिगैंड्स Ni से जुड़े हुए हैं तो हमारे Ni का जो सेकेंडरी वैलेंसी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 4। सो द करेक्ट आंसर इज 4। The third question is transition elements form alloys easily because they have। transition element alloys क्यों बनाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, नियरली द सेम एटॉमिक साइज। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती हैं उनके एटॉमिक साइजेस नियरली सेम होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को उनके क्रिस्टल लैटिस में से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और इजीली एलॉयज बना देते हैं। सो करेक्ट आंसर इज डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, इट इज मिथाइल साइक्लोब्यूटेन इज देयर प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट। ये उन्होंने रिएक्शन दी है, प्रोडक्ट पूछ रहे हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इज, इस रिएक्शन का ब्रोमिनेशन आप करवा रहे हैं, इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो देखिए ये जो कार्बन होगा ना, इस पर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी। 3 डिग्री हाइड्रोजन जो होगा, दिस कार्बन इज 3 डिग्री कार्बन, और इस पर जो एक हाइड्रोजन है वही सब्सटीट्यूट होगा एंड यू विल गेट द मेजर प्रोडक्ट बी। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नाउ next question number 5, which one of the following compounds have the highest pKa value। देखिए जिसका highest pKa value होगा वो weaker acid होगा, it will be weaker acid। ठीक है, तो इन सब में weaker acid कौन होगा, देखिए इसमें नाइट्रो ग्रुप है, ये एसिडिक नेचर को बढ़ाने वाला है, तो चाहे मैटा पर हो पैरा पर हो नाइट्रो ग्रुप एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा। यहाँ पर 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं। सो क्रिसॉल, पैराक्रिसॉल में क्या होता है, CH3 ग्रुप जुड़ा होता है C6H5OH के साथ में। ठीक है, तो बेंजीन रिंग फिनॉल के साथ में जब आप CH3 ग्रुप जोड़ देते हैं ये वीकर एसिड हो जाएगा बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप। सो द हाइएस्ट pKa वैल्यू विल बी ऑफ पैराक्रिसॉल, और ये होती है वैल्यू, यदि आपको याद हो 10.2 होती है इसकी वैल्यू नियर अबाउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज C6H5OCH3 क्या दिया है, ईथर दिया हुआ है ना। व्हेन ट्रीटेड विथ HI इट विल गिव यू, HI के साथ ट्रीट करोगे तो क्या देगा, अरे भाई इसमें आपको मिलना है फिनॉल और साथ में मिलेगा आपको मिथाइल आयोडाइड और आयोडोमीथेन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, फिनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन ट्रीटमेंट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड फॉर्म्स प्रोडक्ट इनसॉल्युबल इन अल्कली। देखिए बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड क्या है, ये हिंसबर्ग रिएजेंट है,
तो हिंसबर्ग टेस्ट जब हम लगाते हैं तो कौन सा ऐसा एमाइन है जो इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है इन अल्कली डालने पर, जिसका प्रेसिपिटेट जो है वो सॉल्युबलाइज नहीं होता है। सो आंसर इज 2 डिग्री एमाइंस। जो 2 डिग्री एमाइंस होते हैं दे फॉर्म precipitate which is insoluble in KOH और NaOH. So इन सब में जो 2 डिग्री एमाइन है that is option B. So the correct option is option B. Now next is question number 8. Which of the following amines gives कार्बाइल एमाइन रिएक्शन? कार्बाइल एमाइन रिएक्शन जो है वो 1 डिग्री एमाइंस की रिएक्शन है। आपको मालूम है प्राइमरी एमाइंस की ये रिएक्शन है, ये आइडेंटिफिकेशन है, उनका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। कार्बाइल एमाइन टेस्ट भी बोलते हैं हम फॉर 1 डिग्री एमाइंस। तो इसमें 1 डिग्री एमाइन है हमारा ऑप्शन ए, C2H5NH2 इज 1 डिग्री एमाइन। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। बाकी देखिए ये जो है ये 2 डिग्री एमाइन है, ये 3 डिग्री एमाइन है, ये भी 2 डिग्री एमाइन है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। देखिए नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, विटामिन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज 1% solution of solute X is isotonic with a 6% solution of sucrose. मोलर मास दिया हुआ है 342 ग्राम सुक्रोज का। द मोलर मास ऑफ सोल्यूट एक्स इज, इस सॉल्यूशन जो 1% सॉल्यूशन है ना, इस सॉल्यूट को x माना है और इसका वो मोलर मास आपसे पूछ रहे हैं। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें परसेंटेज दिया होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं दोनों और मोलर मास पूछा जाए, मैं डायरेक्टली आपको एक फार्मूला बताती हूँ। इस फार्मूले को आप आई थिंक ये फार्मूला अप्लाई किया भी होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो आपने फार्मूला अप्लाई करना था जिससे आपका आंसर बहुत इजीली आ जाता, M1W1 इक्वल्स टू M2W2। ये सॉल्यूशन फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए या सेकेंड सॉल्यूशन के लिए आपने क्या निकालना है, इसको यदि आप X सॉल्यूट का सॉल्यूशन मान रहे हैं आपने ये फाइंड करना है, M1 फाइंड करना है आपने। कैसे फाइंड करेंगे, तो M2 इंटू W1 अपॉन W2, इससे आपको 1% सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट X, तो इस X का मोलर मास आपको मिल जाएगा। M2 देखिए सुक्रोज का आपको जो मोलर मास है वो दिया हुआ है दैट इज़ 342। इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे W1 कितना दिया है सॉल्यूट का मास 1% मतलब 1 ग्राम इन 100 ml, ठीक है, अपॉन W2 कितना है 6% मतलब 6 ग्राम इन 100। आपने 342 को डिवाइड करना है 6 से एंड यू विल गेट द आंसर 57 ग्राम, राइट। देख लेते हैं ऑप्शन इसमें है कि नहीं। यस, सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 57 ग्राम पर मोल, इट इज़ द करेक्ट आंसर। कैसे निकाला ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 is when the initial concentration of a reactant is doubled in the reaction, the half-life period remains same. The order of reaction is, करेक्ट आंसर है इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको मालूम है इट इज़ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के, है ना। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल मतलब रिचार्जेबल सेल जिनको आप अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं, ड्राई सेल नहीं है। यस, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी। ऑटोमोबाइल्स में जो बैटरी हम यूज़ करते हैं, सो करेक्ट आंसर इज लेड स्टोरेज बैटरी। इसके बाद जो हमारा सेक्शन है दैट इज असर्शन रीजन सेक्शन है ये। एंड नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 13 दैट इज इन द फॉर्म ऑफ असर्शन रीजन, है ना। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13 to 16 ये 4 असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। असर्शन दिया हुआ है कि एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग एंड वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग आर जीरो फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाते समय ना तो एंथैल्पी चेंज होता है और ना ही वॉल्यूम
चेंज होता है, तो ये तो गलत है स्टेटमेंट, मतलब असर्शन जो है वो गलत है। अब देख लेते हैं रीज़न क्या दिया हुआ है। रीज़न इज सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन आर नॉट सेम एज प्योर सॉल्यूट सॉल्यूट एंड प्योर सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन इन नॉन आइडियल सोल्यूशन। भाई स्टेटमेंट तो सही है ये वाला, तो रीज़न सही है, लेकिन जो असर्शन है वो गलत है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन आएगा, असर्शन गलत हो, रीज़न का स्टेटमेंट सही हो, तो इसका सही आंसर आएगा आंसर डी। करेक्ट ऑप्शन आपने इसमें चूज़ करना है, आपने लिखना है डी। ठीक है, नेक्स्ट 14 जो क्वेश्चन है, असर्शन दिया हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है ये तो। और रीज़न दे रहे हैं कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी सही है। तो जब दोनों चीज़ें सही हों तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ ऑप्शन ए, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें असर्शन का स्टेटमेंट है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ डाई मिथाइल ईथर। ईथर से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ये सही है, हम सबको मालूम है, मतलब ये स्टेटमेंट तो सही है। नाउ रीज़न इज डाईमिथाइल ईथर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तो अगेन इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना था दैट इज़ ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, असर्शन दिया हुआ है एनिलिन अंडरगोज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। नहीं भाई, एनिलिन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। अब रीज़न का स्टेटमेंट क्या है, एनिलिन फॉर्म्स सॉल्ट विथ AlCl3 विच इज़ अ लुईस एसिड इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये बिल्कुल सही है, क्यों नहीं देता है एक्चुअली वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो उसका रीज़न तो यही है, बट इन्होंने असर्शन वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत लिख दिया है। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन चूज़ करना था दैट इज़ ऑप्शन डी, जिसमें असर्शन गलत हो लेकिन रीज़न सही दिया हो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मतलब 13 और 14 का जो ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन डी, और 14 का है ए, 15 का है ऑप्शन सी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन ए ऑफ योर पेपर सेट 2। एंड नाउ लेट्स टेक सेक्शन बी। 17 क्वेश्चन इज राइट द रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज विथ, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्लूकोज के साथ हाइड्रोक्सिल एमाइन की रिएक्शन देनी थी आपको और Br2 वाटर के साथ रिएक्शन देनी थी। मैं आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ, ये ग्लूकोज मैंने लिखा हुआ है CHO, इसमें फंक्शनल ग्रुप है, तो दिस इज ग्लूकोज। जब आप हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करेंगे, NH2OH के साथ रिएक्शन करवाओगे, यू विल गेट ऑक्सिम, द प्रोडक्ट विल बी ऑक्सिम। और ऑक्सिम कैसे बनेगा, आपने यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल इनके हेल्प से निकाल देना है और डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, इस ऑक्सीजन को हटाकर आपने जोड़ देना है, तो द प्रोडक्ट विल बी ऑक्सिम। CH एज इट इज़ लिखना था, डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH माइनस H2O कर दीजिए यहाँ पर, और रिमेनिंग एज इट इज़ CHOH CH2OH, दिस इज ऑक्सिम। फर्दर यदि इस ऑक्सिम की रिएक्शन आप HCN से कराते हैं तो साइनोहाइड्रिन मिलता है, बट आपसे केवल इतना ही पूछा है, इसके साथ रिएक्शन पूछी थी, तो आपने बनाना था ऑक्सिम इस रिएक्शन में। नाउ जो सेकेंड रिएक्शन आपसे पूछी हुई है, रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे इसका होगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होने पर ये बनाएगा ग्लूकोनिक एसिड। इस CHO ग्रुप को आपको कन्वर्ट करना था COOH ग्रुप में, रिमेनिंग जो पार्ट है वो एज इट इज़ लिखना है, CHOH 4 times CH2OH। इज इट विजिबल? सो this CHO group, aldehyde group will get converted into COOH group, remaining will be same. This is called gluconic acid. So due to the oxidation with Br2 water, glucose get oxidized and form gluconic acid, while with hydroxylamine it will give NH2OH, with hydroxylamine it will form oxim. ऑक्सिम का बनना आपको मालूम है CO ग्रुप की प्रेजेंस को कंफर्म करता है, जबकि ग्लूकोनिक एसिड का बनना CHO ग्रुप की प्रेजेंस को कंफर्म करता है ग्लूकोज में। ठीक है, तो आई होप ये आंसर भी आपने करेक्ट लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, कंप्लीट
एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। दो आपको इक्वेशन दी थी, इनको बैलेंस भी करना था और कंप्लीट भी करना था। जैसे कि KMnO4 ऑन हीटिंग गिव्स, दूसरा था 2MnO4 प्लस 5C2O4 ऑक्सलेट आयंस प्लस 16H प्लस। इसको आपको कंप्लीट करके बैलेंस करके आपको लिखना था। बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर मैं फर्स्ट बैलेंस इक्वेशन बता रही हूँ। तो फर्स्ट बैलेंस इक्वेशन जो आएगी आपने इसको ट्वाइस कर देना है। सो इट इज़ 2KMnO4 ऑन हीटिंग it will give you K2MnO4 plus MnO2 plus you will get oxygen gas. So this is the answer for A. Now the for B equation, 2MnO4 ions plus 5C2O4 ions plus 18H plus ions you have to complete. So the answer is, इसके आगे आपको लिखना है 2Mn ions प्लस, क्योंकि आयनिक फॉर्म में है तो आपको भी उसी फॉर्म में लिखना है 8H2O प्लस 10CO2। याद होगा आपको टाइट्रेशन, जब KMnO4 का टाइट्रेशन हम ऑक्सैलिक एसिड से करते हैं, इस ऑक्सैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन होकर ये CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। सो ऑक्सलेट आयंस आर कन्वर्टेड इनटू CO2, इसका ऑक्सीडेशन होगा और जो MnO4 KMnO4 है उसका रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज डिफाइन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मतलब आपको KF को डिफाइन करना था, है ना, KF को डिफाइन करना था एंड हाउ इज इट रिलेटेड विद द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के लिए आपको फॉर्मूला देना था। तो डिफाइन आई होप आप कर चुके होंगे, KF है ना, डेल्टा TF इक्वल्स टू होता है KF इंटू स्मॉल m। स्मॉल m इज़ द मोलैलिटी। यदि ये वैल्यू आप 1 रख देते हैं तो क्या हो जाता है, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF। तो अब आप KF डिफाइन कर सकते हैं ना कि इट इज़ इक्वल्स टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन, या व्हेन 1 ग्राम in a non-volatile solute is present in 1000 gram of solvent, then the depression in freezing point of solution is called molar depression constant. I hope ये आपने थ्योरी वाला पोर्शन है ये कर लिया होगा। नाउ आपको देना था रिलेशन के लिए जो आपको फॉर्मूला लिखना था, फ्यूजन एंथैल्पी और KF में क्या रिलेशन है, तो आपको एक ये फॉर्मूला देना था KF इक्वल्स टू MART0 स्क्वायर, सॉरी TF सॉल्वेंट का फ्रीजिंग टेम्परेचर अपॉन 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो ये रिलेशन है बिटवीन KF एंड फ्यूजन एंथैल्पी ऑफ सब्सटेंस। अब इसके और में जो बी क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन इज शोन बाय द इथेनॉल एंड एसीटोन मिक्सचर, गिव रीजन, एंड व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज फॉर्म बाय दैट डेविएशन। तो जब भी आप इथेनॉल और एसीटोन को मिक्स करोगे, है ना, इथेनॉल में होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एसीटोन डालोगे ये इथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच में आएंगे और कुछ जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन था वो कम हो जाएगा। मतलब इस कॉम्बिनेशन से बनेगा पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। और रीज़न मैंने बताई दिया आपको, तो वो रीज़न आपको लिखना था। अब किस टाइप का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा, तो जो भी पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, दे गिव मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, दे विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा जब आप इथेनॉल और एसीटोन को मिलाएंगे। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ सेम सेक्शन बी। इसका ए पार्ट है कि विच हैलोजन कंपाउंड इन द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN1 रिएक्शन एंड वाई। SN1 रिएक्शन का जो प्रेफरेंस ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर है, वो हमको बताना था। तो देखिए ये जो ब्रोमो एल्केन है, इट इज़ 2 डिग्री, है ना, दिस इज़ 2 डिग्री एंड दिस इज़ 3 डिग्री।
तो हमको मालूम है कि SN1 रिएक्शन कौन पसंद करता है, 3 डिग्री हेलो एल्केन्स देना पसंद करते हैं। रीज़न है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इसमें बनता है और वो मोर स्टेबल होता है। तो इसमें ये करेक्ट ऑप्शन है। और रीज़न क्या है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन विच इज़ मोर स्टेबल। So this will react faster in SN1 reaction. ठीक है. Now the B part is, why is the dipole moment of chlorobenzene is lower than that of cyclohexyl chloride. देख लिया, cyclohexyl chlorides के कंपैरिजन में क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट जो म्यू है वो कम क्यों होता है? तो रीज़न है कि क्लोरोबेंजीन में, आपको मालूम है क्लोरोबेंजीन में जो Cl है दैट इज़ डायरेक्टली बॉन्डेड विद द बेंजीन रिंग, ठीक है। और ये जो कार्बन है जिससे कि Cl डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है, जिसके कारण ये जो बॉन्ड है ये एक तो शॉर्टर हो जाता है और दूसरा ये लेस पोलर होता है। और लेस पोलर होना मतलब म्यू का वैल्यू लेस होना, ठीक है। जबकि जो हमारा साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है, इसमें जो S कैरेक्टर है, कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बॉन्ड जो है वो मोर पोलर है, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा है। सो इसका क्लोरोबेंजीन के केस में म्यू लेस है क्योंकि बॉन्ड लेस पोलर है, और यहाँ पर जो बॉन्ड है बिटवीन हैलोजन एंड कार्बन इट इज़ मोर पोलर। ये आपको रीज़न देना था डायग्राम बना के। और ये लेस पोलर या मोर पोलर क्यों है? सो ड्यू टू द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन टू विच क्लोराइड एटम इज अटैच्ड, ठीक है। सो दिस इज द explanation for this. Now the last question of this section is question number 21. In a reaction, if the concentration of reactant X is tripled, the rate of reaction become 27 time. What will be the order of reaction? देखिए, ये इसको ऐसे ही थोड़ा सा लॉजिकली आप सोचते तो इसका जो ऑर्डर आना चाहिए वो 3 आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ट्रिपल करने पर, कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल करने पर जो रेट है वो 27, मतलब कैसा हो रहा है, 3 to the power 3 हो रहा है ना, तो ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। नाउ द बी ऑफ क्वेश्चन इज, स्टेट अ कंडीशन अंडर विच द बायमोलिकुलर रिएक्शन इज काइनेटिकली अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सच रिएक्शन। बेटा इसमें आपको लिखना था स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जाम्पल लिखना था। तो कंडीशन ये है कि जब आप किसी एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लेते हैं ना, बहुत लार्ज अमाउंट में यदि कोई एक रिएक्टेंट प्रेजेंट हो तो उसके कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, और इसीलिए जो रेट है वो दूसरे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर ही डिपेंड करती है, या किसी एक ही रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। तो कंडीशन है कि इफ़ वन रिएक्टेंट is in excess amount, in large amount, ठीक है। और एक एग्जाम्पल आपको लिखना था, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। सो इट इज़ CH3COOC2H5। इसका आप हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। ये हमारा एस्टर है, तो एस्टर का जब आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे यू विल गेट एसिड प्लस यू विल गेट अल्कोहल। तो इसमें जो है ना वाटर, ये एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है, ये बहुत एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ना करके केवल एस्टर के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है, जबकि ये बायमोलिकुलर रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें आपको एक्चुअली ये आपसे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूछी गई इनडायरेक्टली, ठीक है। तो आई होप सेक्शन ए और बी के आंसर्स आपको मिल गए होंगे, चेक कर लीजिएगा। और सेक्शन C, D, E को हम बाद में देखेंगे।